Hi everyone, a very good morning, afternoon to each one of you. Welcome to my channel. My name is Tamanna Chaudhary. I am a physics educator on Unacademy for NEET UG. और अभी आप जिस क्लास में आए हैं, दिस क्लास बिलोंग्स टू अ वेरी स्पेशल एंड अफेक्टिव क्रैश कोर्स जिसका नाम है डेल्टा क्रैश कोर्स। तो डेल्टा क्रैश कोर्स 45 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें हमने सोचा था कि पूरी क्लास 11th फिजिक्स एज वेल एज 12th फिजिक्स कंप्लीट करेंगे वन शॉट क्लासेस के साथ, ठीक है। सो व्हेन आई से वन शॉट क्लासेस, इसका मतलब ये है कि हम फुली कवर कर रहे हैं उस चैप्टर को, नॉट जस्ट बाय डिस्कसिंग द थियोरी और द कंसेप्ट्स बट ऑल्सो बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन इट, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया तुम लोगों को प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया से हम लोग पोल बेस्ड प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, है ना। सो यू ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस डेल्टा क्रैश कोर्स बिकॉज आज से हम मॉडर्न फिजिक्स इसमें शुरू कर रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं लाइव होती है सुबह 7 बजे और प्रैक्टिस सेशन होता है रात को 9 बजे ऑन अनअकैडमी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्रैक्टिस पेपर मिलता है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन आज और कल थोड़ी सी चेंजेस रहेंगे सिंस आई एम ट्रैवलिंग अ बिट, है ना। तो आज के दिन और कल के दिन, आज कवर करेंगे डुअल नेचर, कल कवर करेंगे एटम्स। आज के और कल के दिन आप लोगों को जो सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगे और आपको रिकॉर्डेड सेशंस कंप्लीट करने हैं। आई प्रॉमिस यू द क्वालिटी इज नॉट गोइंग टू बी हैम्पर्ड एंड आई एम गोइंग टू गिव एवरी बिट आई हैव इन मी ऑफ नॉलेज, enthusiasm एंड एनर्जी, ताकि ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स को तुम ऐसे कंप्लीट करो कि कभी भी ये ना लगे कि लाइव क्लास होती तो ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। तो ये सेशन कंप्लीट कर लो, फिर अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे 3 बजे, ठीक है। जैसे मैंने बोला आज और कल थोड़े से चेंजेस चलेंगे। आज 3 बजे हम अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करेंगे प्रैक्टिस, पोल बेस्ड प्रैक्टिस। बाकी प्रैक्टिस पेपर टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब क्या है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का? मतलब ये है कि जो जैसा होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। इसका मतलब अ पॉजिटिव पर्सन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, अ नेगेटिव पर्सन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, अ हार्ड वर्किंग पर्सन माइट नॉट बी वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम, ठीक है। अ लेजी पर्सन माइट नॉट बी लेजी ऑल द टाइम। उसी तरीके से फिजिक्स में भी, कि जब तुम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हो तो या तो वो पार्टिकल की फॉर्म में है, मैटर की फॉर्म में है, या फिर वो वेव की फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का मतलब ये है कि हर पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव होगी और हर वेव से रिलेटेड एक पार्टिकल होगा। सो दिस इज द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, कि हर रेडिएशन के अंदर मैटर की प्रॉपर्टीज है और हर मैटर के अंदर रेडिएशन मतलब वेव की प्रॉपर्टीज है। तो जैसे कि अभी अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कि क्लास 11th में भी तुम लोगों ने किया होगा, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में, कि जब कभी भी लाइट गिरती है एक मेटल सरफेस के ऊपर तो उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो उस मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, ठीक है। तो हम वहां पर तुम लोगों को पढ़ाते हैं दैट दिस लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। सो व्हेन आई से पैकेट्स आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर, लेकिन लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोजेसिंग अ पार्टिकल नेचर, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी तरीके से अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो, अगर किसी भी पार्टिकल के पास मोमेंटम हो, तो उससे रिलेटेड एक वेवलेंथ होती है जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज दैट टॉपिक जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो तो उस मूवमेंट से एसोसिएटेड उसके साथ एक वेव होती है और उस वेव की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो भी डिवाइडेड है, कि सबसे पहले हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर तुम ये जानते हो कि कैसे एक वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है। फिर तुम लोग पढ़ते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, कि किस तरीके से एक पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरी लाइट, उस लाइट ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। सो बिफोर वी बिगिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक बार जरा सा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग, एक बार इलेक्ट्रॉनिक एमिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस को टाटा बाय बाय बोल के एटम से बाहर निकल गया।
तो अभी ऐसा खुद से तो होगा नहीं, ठीक है, तुम्हें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो तुम एक्सटर्नल एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहे हो ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए, उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया तुम्हारे पास थर्मो आयनिक एमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन? बच्चों, थर्मो आयनिक एमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल की सरफेस से, ऑब्वियसली बात है तुमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है तब वो निकल रहा है। तुमने एनर्जी प्रोवाइड की है उस मेटल सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करके। सो यू हैव इंक्रीज्ड द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ठीक है, जिसकी वजह से आई कैन से कि जो थर्मल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल एग्जिट द एटम, और आई कैन से इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम। इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम। तो लीव द एटम का मतलब एमिशन। क्यों लीव द एटम? उसकी थर्मल एनर्जी की वजह से। तो इसको हम लोग थर्मो आयनिक एमिशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तुम एक्सटर्नल एनर्जी किसी और वे में भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ लाइट की वजह से, तो वहां पर आ जाता है तुम्हारे पास फोटो एमिशन। वहां पर आ जाता है तुम्हारे पास फोटो एमिशन की जो लाइट है, लाइट गिर रही है मेटल सरफेस के ऊपर, और उस मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट गिर रही है तो इस लाइट ने एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉन को कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट लीव्स द सरफेस ऑफ द एटम, या फिर इट लीव्स द एटम एंड कम्स टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हो रहा है? एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द लाइट। एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन is provided by the light, ठीक है, it is provided by the light। ओके जी, और भी कर सकते हो। और क्या क्या वेज हैं कि जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को तुम्हें निकालना है, तो जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज भूखा है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो मान लो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम इसके साइड में एक छोटा सा पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ के देखेगा, बोलेगा वाओ, लेकिन न्यूक्लियस की टूवर्ड न्यूक्लियस की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ये एटम को लीव नहीं कर पाएगा। फिर तुमने और ज़्यादा पोटेंशियल, और ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन के साइड में, इलेक्ट्रॉन दोबारा से देखेगा, इलेक्ट्रॉन दोबारा से बोलेगा वाओ, ठीक है, लेकिन अब भी अंदर की तरफ से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रॉन लीव नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसा एक पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको देख के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बोले छड्ड परे, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। दैट when you are using electric field, when you are using potential difference, ताकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर जा सके एटम से, इस तरीके के एमिशन को हम फील्ड एमिशन भी बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। और इसको बच्चों हम लोग वोल्टिक एमिशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस ऑफ द मेटल से बाहर जा रहे हैं। तो फील्ड एमिशन और वोल्टिक एमिशन में क्या होता है? तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है, तुम लोगों ने मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विल गेन काइनेटिक एनर्जी, गेन काइनेटिक एनर्जी एंड लीव द एटम, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास फील्ड एमिशन। अभी आगे आ जाओ चौथे तरीके के एमिशन में, जिसको हम लोग सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। बच्चों, सेकेंडरी एमिशन का मतलब समझो। सेकेंडरी एमिशन का मतलब होता है कि कोई चीज प्राइमरी नहीं है तो वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी एमिशन होता है प्राइमरी एमिशन की वजह से। इसका मतलब क्या कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे आया? मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी रीजन से किसी और मेटल से निकला है, या तो वो लाइट की वजह से निकला है, या वो टेम्परेचर की वजह से निकला है, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकला है, कैसे भी निकला है, लेकिन ये तुम्हारा प्राइमरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये प्राइमरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन अगर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो एटम के अंदर है, तो इस कोलिजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो दैट इज सेकेंडरी एमिशन। समझ पा रहे हो? सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर तुम्हारे पास प्राइमरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन था, तो प्राइमरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन मस्त इस तरीके से डांस करता करता आया। यहाँ पर तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट थी, इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था,
ठीक है। तो प्राइमरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करा गया और फिर बाद में इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी दैट इट लीव्स द मेटल, या फिर आई कैन से इट लीव्स द एटम। सो व्हेन इट लीव्स द एटम, अभी ये एमिट हुआ है ना, लेकिन ये किस तरीके की एमिशन है, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी एमिशन है कि एक प्राइमरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन आके एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो सरफेस ऑफ द मेटल को लीव कर सके या फिर एटम को लीव कर सके। सो दिस इज द सेकेंडरी एमिशन। तो समझ पा रही हो, ये नंबर 1 टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ताकि तुम्हें पता लगे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन का मतलब क्या। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो एटम को टाटा बाय करके बाहर जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन दैट ऑल ऑफ यू स्टडी अबाउट। तो अभी इस चैप्टर के ऊपर हम फोकस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास लाइट है, लाइट इज प्रोवाइडिंग यू द एनर्जी, लाइट इज प्रोवाइडिंग यू द एनर्जी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर तुम लोगों को ये पता होनी चाहिए दैट लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स, लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। और इन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। सो इज दिस नॉट स्ट्रेंज, बताओ इज दिस नॉट स्ट्रेंज कि अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि वेव पार्टिकल्स की बनी हुई है, पैकेट्स की बनी हुई है। सो दैट इज द रीजन वी से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसके अंदर तुम्हारे पास जो वेव है वो एक पार्टिकल नेचर शो करती है। तो एवरी लाइट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। अभी अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट क्या है, लाइट तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, लाइट तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑब्वियस सी बात है तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तुम लाइट की वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हो एंड आई एम वेरी श्योर कि यू ऑल ऑल्सो नो द रिलेशनशिप बिटवीन देम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कैन बी रिटन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्योंकि इसके ऊपर आगे तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आगे जब तुम एनर्जी को लिखोगे फ्रीक्वेंसी से ना होके वेवलेंथ की टर्म्स में, तो इसी रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। बाकी एज यू ऑल कैन सी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट इट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट, सो इट हैज अ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड विद इट। तो अभी मान लो अगर लाइट तुम्हारे पास अलग अलग तरीके की हो सकती है ना, ऑरेंज लाइट हो सकती है, व्हाइट लाइट हो सकती है, ब्लू लाइट हो सकती है, ग्रीन लाइट हो सकती है, रेड लाइट हो सकती है। सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। क्या हर एक अगर फोटोन का बना हुआ है तो क्या सबके फोटॉन्स की भी सेम एनर्जी होगी? बिकॉज व्हाट इज फोटोन, फोटोन इज एन एनर्जी पैकेट। हाउ विल यू डिफाइन द एनर्जी पैकेट की एनर्जी, कि मान लो ये तुम्हारे पास एक फोटोन है वो रेड लाइट का है, ये एक फोटोन है जो ब्लू लाइट का है, क्या उन दोनों फोटोन की सेम एनर्जी होगी? नहीं होगी। तो इसके बारे में तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूं, दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन जिसको मैं यहाँ पर ई लेके चल रही हूं, इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जहां से ये फोटोन आया है, जिस लाइट की एनर्जी को ये जो फोटोन है पोजेस कर रहा है। तो आई कैन से एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर जो तुम्हारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है बस उसी को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया ना, एक बार जरा सा देखो, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to power minus 34. What is this? What is this value? 6.626 into 10 raised to power minus 34. So this is the energy of a photon जो एक ऐसी लाइट से आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 हर्ट्ज है, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हारे पास 1 यूनिट है या फिर 1 हर्ट्ज है। So Planck's constant is the energy of that photon which is making up the light having the frequency of 1 hertz, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम्हारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशनशिप तुम्हारे पास आ गया कि किस तरीके से एनर्जी को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना होता है, ठीक है।
अभी समझो इस चीज को। तो ये वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और एक फोटोन की एनर्जी इस तरीके से तुम लोग डिफाइन कर सकते हो। तो मान लो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लू लाइट है, ठीक है। दिस इज अ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट, दिस इज अ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्पी तरीके से समझा रही हूँ। दिस इज अ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट, एंड मान लो दिस इज अ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट। दिस इज अ फोटोन मतलब एनर्जी पैकेट ऑफ ग्रीन लाइट। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इन दोनों फोटोन में से ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो बताओ ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। तो ये जो तुम्हारे पास एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कहीं से भी आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द विबग्योर आता है ना, VIB G। तो ब्लू जो है इसकी कम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो सॉरी जो तुम्हारे पास ब्लू है इसकी कम वेवलेंथ है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आई कैन से जो एनर्जी ब्लू लाइट का फोटोन पोजेस कर रहा है, इट इज ग्रेटर देन द एनर्जी जो ग्रीन लाइट का फोटोन पोजेस कर रहा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लाइट, फोटॉन्स, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं कि अभी मान लो ये जो तुम्हारे पास लाइट है, ये लाइट गिर रही है मेटल के ऊपर, लाइट गिर गई मेटल के ऊपर, फिर क्या होगा। क्या किसी भी लाइट, किसी भी तरीके का फोटोन अगर एक मेटल के ऊपर गिरे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉन्स के कोई नखरे नहीं है? तो बिल्कुल नखरे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं हमेशा कुरकुरे वाला देती हूँ कि समझो इस चीज को। अगर तुम 10 रुपए कुरकुरे लेने गए हो, मतलब 10 रुपए के कुरकुरे लेने गए हो, तो पैकेट ऑफ 1 कुरकुरे इज 10। सो इफ यू आर टेकिंग 10 रुपीज विद यू, यू विल बी एबल टू बाय द कुरकुरे, लेकिन तुम्हें कोई छुट्टे नहीं मिलेंगे। अगर मान लो तुम 10 रुपए के कुरकुरे लेने गए हो, 12 रुपए लेके, तो कुरकुरे का पैकेट मिलेगा, साथ में तुम्हें 2 रुपए चेंज मिलेगा। उसी तरीके से अगर मान लो तुम 10 रुपए का कुरकुरा 8 रुपए लेके गए हो, तो तुम्हें कुरकुरे का पैकेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो शॉपकीपर है वो इस तरीके से दांत से पैकेट को खोल के वे करके तुम्हें नहीं देगा कि 10 की वजह से इतने कुरकुरे हुए तो 8 की वजह से इतने होंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी? बिल्कुल सेम चीज होती है मेटल के केसेस में कि जो मेटल्स हैं दे हैव मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो कर रहे हैं ना, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्लेस्ड है। तो जिनकी वजह से इसके इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वजह से, वो कम है, और जब फोटॉन्स इनके ऊपर गिरते हैं तो सफिशिएंट एनर्जी ये गेन करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के एक स्पेसिफिक नखरे हैं ही हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई गाड़ी लेनी है, तो स्पेसिफिक अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई EMI का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर हर इलेक्ट्रॉन की एक मिनिमम एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इतनी एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी। जब इतनी एनर्जी दे दोगे तो मैं निकल जाऊंगी, अगर इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो मैं निकल जाऊंगी और मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ जाएगी जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर तुम मुझे इतनी एनर्जी नहीं देते हो तो मैं निकलूंगी ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट फॉर एवरी मेटल, ध्यान देना, फॉर एवरी मेटल there is a minimum energy. For every metal there is a minimum energy that you must provide it with, that you must provide it with so that electron can leave the pull of the nucleus, thus the atom, कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलना एक एटम में से, तो उसको फाइट करना पड़ेगा ना, उसको जो अट्रैक्टिव पुल है न्यूक्लियस की वजह से, उससे के विद रिस्पेक्ट टू फाइट करना पड़ेगा। तो हर मेटल के पास एक मिनिमम एनर्जी है जो तुम्हें उसको देनी पड़ेगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले, वो इतनी एनर्जी पोजेस कर पाए दैट दे लीव द सरफेस ऑफ द एटम एंड एक्चुअली कम आउटसाइड, ठीक है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। और ये जो तुम्हारे पास वर्क फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, नेचर
ऑफ द सरफेस भी बोल सकते हो, मेटल की बात करें तो मैं यहाँ पर मेटल बोलूंगी। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। के मान लो तुम्हारे पास एक मेटल है, ठीक है, मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, एक सोडियम ले लो और एक सीजियम ले लो, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि सोडियम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और जो सीजियम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सोडियम वाले जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है दे आर कंपेरेटिवली क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो इनके ऊपर जो एनर्जी है, मतलब इनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से वो ज्यादा है। तो अगर तुम इनको निकालना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब इनका वर्क फंक्शन ज्यादा है। उसी तरीके से अगर मैं सीजियम की बात करूं, ठीक है, तो सीजियम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा बाहर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो अट्रैक्टिव पुल लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से वो सबसे कम है, जिसकी वजह से तुम कम एनर्जी भी दोगे तो भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सीजियम को छोड़ के टाटा बाय बाय हो जाएंगे। सो एज यू ऑल कैन सी कि वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये स्विच ऑन करना कृषभ, ये चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कैन से कि जो तुम्हारे पास वर्क फंक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अभी मैंने तुम लोगों को सीजियम का एग्जाम्पल यहाँ पर इसीलिए दिया है, हाँ जी, मैंने सीजियम का एग्जाम्पल तुम्हें इसीलिए दिया है बिकॉज सीजियम हैज द लीस्ट वर्क फंक्शन, ठीक है, सीजियम हैज द लीस्ट वर्क फंक्शन। हैज द लीस्ट वर्क फंक्शन का मतलब क्या, इसका मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने सबसे ईजियर है, या फिर आई कैन से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको सबसे कम एनर्जी देने की जरूरत है ताकि ये सीजियम को लीव करके बाहर आ जाए, ठीक है। तो आगे कभी भी मैं W0 लिखूँ ना तो समझ जाना कि मैं यहाँ पर वर्क फंक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि अभी तक हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाद में आगे हमेशा एक चीज याद रखना कि वन फोटोन ऑलवेज emits वन इलेक्ट्रॉन इफ इट डज। कि मान लो तुम्हारे पास एक फोटोन आया मेटल के ऊपर गिरा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा। अभी ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा वो तो डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है कि कम है। लेकिन मान लो अगर निकाल दिया ना तो हमेशा याद रखना एक फोटोन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकालेगा, एक फोटोन की वजह से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर निकलता है तो, ठीक है। सो नाउ गाइस दिस इज वेरी बेसिक, समझो इस चीज को कि अभी मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ कि जो एनर्जी तुम्हारी मेटल के ऊपर गिर रही है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम कर लेगा ताकि वो बाहर निकल सके, प्लस कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वेरी जेन्युइन कि मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके से मेटल है जिसके वर्क फंक्शन की वैल्यू है W0। यहाँ से जो तुम्हारे पास है यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी गिरी EI, ठीक है। तो तुम मान लो तुम 12 रुपए लेके गए हो 10 रुपए का सामान लेने के लिए, तो आई कैन से तुम जितने रुपए लेके गए हो इट इज इक्वल टू तुमने जितने रुपए का सामान लिया प्लस कितना तुम एक्स्ट्रा पैसे लेके गए थे जो तुम्हें छुट्टों के फॉर्म में वापस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज हो रही है कि जो इंसिडेंट एनर्जी मेटल के ऊपर गिरेगी इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना इस एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी उठाएगा ताकि वो बाहर निकल सके, प्लस कितनी काइनेटिक एनर्जी बच गई, प्लस कितनी एनर्जी बच गई अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अब तुम लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकले, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम फोटो करंट बोलते हैं, ऑल्दो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग बस ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है इस इक्वेशन को और ज्यादा समझने की कोशिश करो बिकॉज दिस इज वेरी जेन्युइन कि जो एनर्जी गिरी है मेटल के ऊपर इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी उठा ली ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल सके, प्लस इसके पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रह गई जिसको अभी तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देख पा रहे हो, ठीक है। अभी आगे जरा सा तुम लोग समझना, तो आई कैन राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास 3 केसेस पॉसिबल है, यहाँ पर तुम्हारे पास 3 केसेस पॉसिबल है दैट फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हो ही ना, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हो ही ना। एक ये वाला केस हो सकता है ना कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हो ही ना। एक ये वाला केस हो सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हो गया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हो गया लेकिन अभी जो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनके पास किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। तो आई कैन से कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इनके पास किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। दिस इज द सेकंड केस विच इज पॉसिबल,
है ना। ये तुम्हारे पास दूसरा केस है जो पॉसिबल हो सकता है। और फिर एक ये वाला केस भी हो सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और अभी ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तुम लोग देख पाते हो। तो अभी हम इन 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे तुम लोगों को कब और किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब नहीं होगा, बताओ। जो अगर तुम कुरकुरे लेने गए हो, तुम कुरकुरे कब नहीं ले पाओगे, अगर कुरकुरे का अमाउंट जो है तुम उससे कम पैसे लेके जाते हो, कि 10 रुपए के कुरकुरे थे तुम 8 रुपए लेके, तो कुरकुरे नहीं मिलेंगे। तो आई कैन से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं होगा, कब तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ये तब होगा कि जब तुम्हारे पास जो तुम एनर्जी लेके गए हो या फिर मेटल सरफेस के ऊपर जो एनर्जी गिर रही है, इट इज लेसर देन द मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी ही थी अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना था, ठीक है। अभी मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। so what is threshold frequency? threshold frequency is basically that minimum frequency of the light जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए अगर तुम इस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। तो आई कैन से कि अगर तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है, ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। जिन बच्चों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं समझ आई है दोबारा से सुनेंगे कि जब मैं वो वाला केस डिस्कस करती हूँ कि जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है लेकिन तुमने किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, ये वाले केस में ये हो रहा है कि तुम्हारे पास जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है ना, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है ताकि वो एटम को छोड़ के निकल सके। तो यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, मतलब यहाँ पर आई कैन से H मल्टीप्लाइड बाय म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। बस इसी को म्यू नॉट की तरह मैं लिख रही हूँ, इसी को मैं म्यू नॉट की तरह लिख रही हूँ, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितनी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू हो जाएगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, जैसे कि पहले वाले केस में देख पा रहे हो। और अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब जो तुम्हारे पास इंसिडेंट लाइट है इट हैज ग्रेटर एनर्जी देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारे पास एच म्यू आई है इट इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट। तो ऑब्वियस बात है व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाले केस में क्या होता है, ये वाले केस में तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिला वो अलग, और अभी जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है वो अलग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लिखी है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। व्हेन इट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं उनके पास किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और अगर तुम्हारे पास इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकले और इन इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये सब अभी जो हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा है ना, अभी हम क्या करते हैं इसको वेवलेंथ की टर्म्स में लिखते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू hc बाय लैम्डा आई, देखना इसको वेवलेंथ की टर्म्स में लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू hc बाय लैम्डा आई। तो व्हेन hc बाय लैम्डा आई इज स्मॉलर देन hc बाय लैम्डा नॉट, इसका मतलब व्हेन लैम्डा आई इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है। क्यों, ये बहुत जेन्युइन चीज है, समझो ना। तुम्हारे पास एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ कर रहे हो, इसका मतलब तुम एनर्जी डिक्रीज कर रहे हो वर्क फंक्शन से। सो नाउ योर इंसिडेंट एनर्जी इज लेसर देन दी वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी, हाँ जी, यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी ये वाली वेवलेंथ क्या आ गई, ये वाली वेवलेंथ आ गई तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को यहाँ से और अच्छे से समझोगे कि अगर मुझे वर्क फंक्शन को डिफाइन करना हो तो वर्क फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं उसको इस तरीके से वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकती हूँ। So I can say that your threshold wavelength is that wavelength, ध्यान देना, this is the threshold wavelength, ये तुम्हारे पास threshold wavelength है। So what is threshold wavelength? Threshold wavelength is the maximum wavelength,
ठीक है, ये जो तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जो एक फोटोन पोजेस कर सकता है अगर उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हो गई तो एनर्जी कम हो गई, तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। और अगर इससे कम वेवलेंथ हो गई तो एनर्जी बढ़ गई, तब तो और बढ़िया है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी हो गया, और अब की बात जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। समझो इस चीज को, क्यों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम मैक्सिमम की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और जो तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। बिकॉज वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो अगर तुम इससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी कम है, वर्क फंक्शन ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, कि अगर इससे ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी और दोबारा से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये वाले केस के लिए भी डिफाइन कर सकती हूँ कि यहाँ पर एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा आई वॉज ग्रेटर देन एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, व्हेन लेमडा आई इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन लेमडा नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी बच गई है। सो दीज आर दी थ्री केसेस विच आर पॉसिबल। या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही ना, या फिर जस्ट अभी हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी गया और इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रेजेंट है। आई एम होपिंग दैट नन ऑफ इट इज सीमिंग वेरी इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग फॉर एनी वन ऑफ यू, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल प्लेनली बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, गॉट इट। तो अभी समझो, अभी यहाँ पर देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स related to photoelectric effect, related to photoelectric effect। ठीक है, एक बार जरा सा बात करते हैं। तो एक चीज तो मैंने तुम लोगों को बता दी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन की वजह से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। मैं फिर भी यहाँ पर लिख देती हूँ कि एक फोटोन की वजह से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अभी तुम लोग क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किस किस रीजन की वजह से निकल सकता है। फिर हमने फोकस किया कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से निकलेगा तो उस लाइट की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा वो भी हमने स्टडी कर लिया, बाय टॉकिंग अबाउट द वर्क फंक्शन, बाय टॉकिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बाय टॉकिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी हम आगे बात करेंगे कि मान लो अभी इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी आगे क्या। तो हमेशा याद रखोगे एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अभी समझो ये जो तुम्हारे पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर तुम्हारे पास ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मान लो इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास किसी तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, मान लो इनके पास किसी तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, तो जब भी चार्ज मूव करता है तो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी है तो ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एक करंट आएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटो करंट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फोटो करंट। ठीक है, और मान लो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला है जिसके पास किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो तुम्हें फोटो करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगेन तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकती हूँ यहाँ पर, है ना, कि ये वाले केस में नो फोटो करंट, ये वाले केस में नो फोटो करंट, और ये वाले केस में भर भर के फोटो करंट। यहाँ पर तुम्हारे पास फोटो करंट आएगा। ठीक है, तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है मूव करेंगे तो फोटो करंट आएगा, नहीं मूव करेंगे तो फोटो करंट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज अभी यहाँ पर ये है, समझो इस चीज को। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो यू कैन इंक्रीज द इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ा दो, और एक तुम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, एक तुम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसको लिखने से पहले ना एक बार लेट मी जस्ट हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद यू। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं बता दूंगी और फिर लिखूंगी ना तो वो ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, अभी समझो इस चीज को कि मान लो अभी तुम्हारे पास, एक मिनट अच्छे से कर दो,
मान लो ये थोड़ा सा मैं ना ऐसे क्रेजी सी हूँ व्हेन इट कम्स टू दिस। रुकना। हाँ जी, अभी देखिए मैं क्या कह रही थी। मैं कह रही थी मान लो तुमने इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ा दी, तो समझो ना कुरकुरे सेम ही है तुम्हारे, 10 रुपए के कुरकुरे हैं, ज्यादा पैसे लेके जाओगे तो ज्यादा छुट्टे मिल जाएंगे, है ना। तो आई कैन से कि वर्क फंक्शन तुम्हारे इंसिडेंट एनर्जी पे नहीं डिपेंड करता, लिखवा दिया, वर्क फंक्शन सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारे सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुमने इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ा दी तो जितनी तुम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को वो बढ़ गई, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से अभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो बढ़ गया। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी का है, तो मुझे जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए वो बढ़ गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम क्रिएट करते हो टू स्टॉप अ मूविंग चार्ज, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। तो समझो इस चीज को, अगर मैंने इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाई तो मैं इलेक्ट्रॉन को जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही हूँ वो बढ़ गई ना। तो मैं इलेक्ट्रॉन को जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही हूँ अगर वो बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। तो अभी इसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है। उसी तरीके से जब तुम इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ाते हो, मतलब क्या है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ाना, कि तुम यहाँ पर फोटोन का नेचर नहीं चेंज कर रहे हो। जब तुम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बढ़ा रहे थे ना, यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द फोटोन। या तो तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे या फिर तुम फोटोन की वेवलेंथ को कम कर रहे थे, है कि नहीं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इसका मतलब तुम फोटोन को नहीं छेड़ रहे हो, फोटोन की एनर्जी को नहीं छेड़ रहे हो, लेकिन कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकेंड में गिर रहे हैं तुम उनको छेड़ रहे हो। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकेंड में गिर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। एनर्जी सेम है उनकी, एनर्जी सेम है उनकी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस सेम एनर्जी से निकलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिरे एक सेकेंड में वो इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकले एक सेकेंड में वो इंक्रीज हो गया, तो फोटो करंट बढ़ गया। तो फोटो करंट बढ़ गया। अभी यही चीज मैं लिखने वाली हूं कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यू आर increasing the frequency or decreasing the wavelength of the photons। यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में तुम्हारे गिर रहे हैं वो नहीं चेंज हो रहे, बस जो तुम्हारे पास फोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है सिर्फ वो एनर्जी की बात करें। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स increases, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन increases। So I can say greater potential difference must be created in order to stop these electrons। ठीक है, greater potential difference, greater potential difference must be created in order to stop the electrons, So this potential difference that must be created to stop the charge, इसको stopping potential बोला जाता है। तो तुम्हारे पास जो stopping potential है, stopping potential क्या हो जाएगा, stopping potential तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिखने के सेक के लिए एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, the potential difference that must be created across a charge, that must be created across a charge such that it comes to rest, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ठीक है। अभी ये जो तुम्हारे पास चार्ज है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। कि मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की बात कर लूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज को रोकना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं नेगेटिव की बात कर लूँ, मैं नेगेटिव चार्ज को रोकना चाहती हूँ। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है, तो दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो अब मैं पॉजिटिव चार्ज को अगर रोकना चाहती हूँ तो पॉजिटिव कब रुकेगा? पॉजिटिव रुकेगा जब तुम उसको जब तुम उसको पॉजिटिव के पास लेके जाओगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग पोटेंशियल कर दूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग पोटेंशियल कर देती हूँ, तो नाउ पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज है अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। विच इज द रीजन वी से कि पोटेंशियल जो तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव को पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराओगे, मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल के अक्रॉस मूव कराओगे, तभी तुम उस चार्ज को रोक पाओगे। उसी तरीके से अभी अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो नेगेटिव को कैसे रोक पाओगे? नेगेटिव को रोक पाओगे अगर उसको नेगेटिव की टूवर्ड्स लेके जाओगे। तो नेगेटिव को तुम तभी रोक पाओगे अगर तुम उसको मूव करवा रहे हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की टूवर्ड्स। कहां पर? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की टूवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आ रहा है ना, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रुक जाए, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, विच इज अगेन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव फॉर अ नेगेटिव चार्ज। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, उतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। एक बार इसके ऊपर ना 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब दीज क्वेश्चंस एक्चुअली डू नॉट बिलोंग टू योर मॉडर्न फिजिक्स, दे बिलोंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेकिन तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है जो चार्जेस को एक्सेलरेट करे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए। एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है जो काइनेटिक एनर्जी को कम करे, जिसको हम डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और जब डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर दे, जीरो कर दे, वो डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मतलब आगे जब भी मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम लो ना, तो ये नाम तुम्हारे कानों में ना रखे, इसीलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास 2 कूलम का चार्ज था, इस 2 कूलम का चार्ज रखा था ए पॉइंट के ऊपर, जिसका जहां पर इसका पोटेंशियल था इतना। ठीक है, तो अभी ए से लेके बी तक चला गया, जहां पर बी का पोटेंशियल है इतना, तो ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। तो तुम खुद देखो, तुम नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके जा रहे हो यार, तो ये डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हुआ ना, ये डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हुआ। देखो कि मैं यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की ए वाले पॉइंट के ऊपर डिफाइन करूं, सो दैट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 6, विच इज इक्वल टू -12 जूल। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी -12 जूल। जब वो ये वाले पॉइंट के ऊपर आ गए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास कितनी हुई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, विच इज इक्वल टू 4 जूल। तुम देख नहीं पा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड बाय 16 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बाय 16 जूल, तो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बाय 16 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी माइनस अभी इसके अंदर कितना डिक्रीज आया है, तो आंसर आ गया 16 जूल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब तुम ए से लेके बी तक जा रहे हो, तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करके देखो, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, और देखो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस ने नेगेटिव चार्ज को डीएक्सेलरेट कर दिया, तो ये डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर अ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एक और क्वेश्चन करो। मान लो आपके बार ये तुम्हारे पास 2 कूलम का चार्ज था, ए पॉइंट के ऊपर प्लेस था जहां पर इतना पोटेंशियल है। तो अभी अगर बी के ऊपर आके उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो बी पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ए पॉइंट के ऊपर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, विच इज इक्वल टू 12 जूल ना, विच इज इक्वल टू 12 जूल।
तो अभी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी खत्म करनी है 36 जूल से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना चाहते हो 36 जूल से, तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 36 जूल से। तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 36 जूल से। मतलब जो तुम पोटेंशियल एनर्जी बी के ऊपर आएगी ना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12 प्लस 36, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 48 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 कूलम की बी पॉइंट के ऊपर 48 होनी चाहिए, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है। तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया 24 वोल्ट। तो तुम क्या ये देख नहीं पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 6 वोल्ट से लेके तुम 24 वोल्ट तक जा रहे हो, 18 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया। और इस 18 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप ने 2 कूलम के चार्ज को रोक दिया। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है इस 2 कूलम चार्ज के लिए, इट इज इक्वल टू 18 वोल्ट। तो तुम लोग क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आया है, उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आ जाना था। एक बार जरा सा देखिए, एक और क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, 2 और क्वेश्चंस हैं, ये 2 और क्वेश्चंस कर लो। मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास 6 कूलम का चार्ज ए पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ था, यहाँ पर इसका पोटेंशियल इतना है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तुमसे ये पूछा हुआ है कि पोटेंशियल बी पॉइंट के ऊपर कितना हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 50% कम हो जाए। इसका मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी 60 जूल थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास कितनी हो जाए, 30 जूल हो जाए। मतलब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को कम करना है 30 जूल से, तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 30 जूल से। एज सिंपल एज दैट। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले पॉइंट के ऊपर निकालो, इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 30 जूल। तो 30 जूल की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। अभी तुम्हें 30 जूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तभी 30 जूल की काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कम होगी। तो आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 60 जूल, विच विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट बी पॉइंट। पोटेंशियल एट बी पॉइंट आ गया तुम्हारे पास कितना, 10 वोल्ट। एक और करूं, ये देखो, अब की बार ना ये 2 कूलम का चार्ज लो, बस छोड़ो, हो गया, ज्यादा इसको इसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझ आ जाना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गोइंग टू बी पॉजिटिव टू स्टॉप अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज, टू स्टॉप अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज। उसी तरीके से बच्चों, ये जो तुम्हारे पास पोटेंशियल, ये जो तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इफ यू आर स्टॉपिंग अ नेगेटिव मूविंग चार्ज। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी नेगेटिव टू स्टॉप अ नेगेटिव मूविंग चार्ज। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है, अभी तुम लोगों को ये चीज समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हुए, तो जब तुमने एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ाया, ठीक है, तो तुमने कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं 1 सेकेंड में उसको नहीं बढ़ाया। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, ना तो तुम मतलब ना तो इंटेंसिटी के ऊपर कोई फर्क आएगा, ना ही फोटो करंट के ऊपर कोई फर्क आएगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तुमने सिर्फ क्या किया यहाँ पर, तुमने सिर्फ यहाँ पर एनर्जी ऑफ द फोटोन को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अभी इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है। इसको रोकने के लिए और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो मैं बोल सकती हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, या फिर मैं बोल सकती हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गया। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अभी तुम इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ा रहे हो, तो राइट नाउ यू आर नॉट चेंजिंग द एनर्जी ऑफ द फोटोन, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकेंड। तो आई कैन से कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ पर फॉल कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आई कैन से कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इन 1 सेकेंड, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से फोटो करंट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फोटो करंट तुम्हारा क्या हो गया, फोटो करंट तुम्हारा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर तुम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो,
इंक्रीज कर रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकेंड. ठीक है, यू आर not changing the number of photons falling in 1 second. Number of photons falling in 1 second. Falling in 1 second. That is the reason I can say it has no effect on the photocurrent. It has no effect on the photocurrent. On the photocurrent. ठीक है, उसी तरीके से जब तुमने इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ाया था, जब तुमने इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ाया था, यू डिड नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. ठीक है, यू आर नॉट चेंजिंग the energy of 1 photon, the energy of 1 photon, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज. तो आई कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज. अभी ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि इंसिडेंट लाइट को बढ़ाने या कम करने से कौन सी चीज बढ़ती या कम होती है, और इंटेंसिटी को बढ़ाने से या कम करने से कौन सी चीज बढ़ती है या कम होती है. कौन सी चीज, अगर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ा दूं किस पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इसको घटा दूं तो किस पे फर्क नहीं पड़ता. एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को बढ़ा दूं या घटा दूं तो किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता. सो दीज आर सम वेरी जेन्युइन थिंग्स. अभी इसको हम पता है इसके ऊपर ग्राफ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो. तो तुम्हारे पास ये है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो व्हाट विल बी इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो पहले ये देख लो कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पहले ये देख लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता किस चिड़िया का नाम है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, तो अभी तुम जिस एनर्जी की बात कर रहे हो, दैट एनर्जी इज 12.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इस एनर्जी की बात करो. इससे रिलेटेड तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट. तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 6.626 इंटू 10⁻34. ठीक है, फिर स्पीड ऑफ द लाइट सब्स्टिट्यूट करोगे 3 इंटू 10⁸. यहां से जो वेवलेंथ आएगी दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अभी बात यह है, ऐसा सॉल्व कोई भी कर सकता है, बट दिस मेथड इज लेंथी. आई एम होपिंग दैट एवरीवन विल एग्री विद मी, और मे बी तुम लोग इस चीज के बारे में सोच भी रहे थे जब मैं ये लिख रही थी. दिस मेथड इज लेंथी. ठीक है, इसलिए तुम्हारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जिसकी हेल्प से जो तुम्हारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तुम उसको लिंक कर सकते हो विद उससे रिलेटेड वेवलेंथ जो तुम्हारी एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर की टर्म्स में आएगी. तो याद रखना, एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट would be equal to 12400 divided by its associated wavelength in angstrom. तो अगर इस हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती ना तो बिल्कुल आ जाता. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तुम्हारे पास 12.4. ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12.4. ठीक है, तो तुम्हारे पास वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई. वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 12400 डिवाइडेड बाय 12.4 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज डूएबल. सो दिस इज शॉर्ट मेथड जिसके हेल्प से तुम सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेटल के ऊपर एनर्जी गिर रही है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट है इट इज इक्वल टू कितना वर्क फंक्शन था और एक्स्ट्रा कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई. एनर्जी गिरी थी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन था 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर एमिट हुए हैं उसकी वैल्यू आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके वैसे मतलब तो इसका जेन्युइन ही है, लेकिन इसकी एक और इसके बारे में चीज समझो. काइनेटिक एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसका मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है.
इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट आएगा। अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार जरा सा ये देखिए। नेक्स्ट तुम्हारे पास ये है कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को डबल कर देते हो, ठीक है, कि मतलब पहले लाइट गिर रही थी, मस्त इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। तो अभी जब तुमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को डबल कर दिया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डबल हो गए, डबल से ज्यादा हो गए, या फिर डबल से कम हो गए। मैं इसका बिल्कुल लॉजिकल टर्म्स पे तुम लोगों को समझाती हूँ ये चीज, ठीक है। कि बच्चों मान लो पहले मतलब मान लो यहाँ पर जो तुम्हारे पास वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को जरा सा हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, और जो तुम्हारे पास इनिशियल इंसिडेंट एनर्जी थी, मान लो मैं उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो खुद देख लेते हैं हम लोग। तो इनिशियली जो हो रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो जितनी एनर्जी तुम्हारे पास गिर रही थी माइनस जो वर्क फंक्शन की तुम्हारे पास वैल्यू थी, इट वाज इक्वल टू इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी एमिट हुई। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एमिट हुई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी एमिट हुई। तो ये था तुम्हारा इनिशियल केस। अभी तुमने फाइनली क्या किया, तुमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। तो तुमने जब फ्रीक्वेंसी को डबल करा तो इंसिडेंट एनर्जी तुम्हारी डबल हो गई। तो अब जो तुम्हारे पास एनर्जी गिर रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर गिरती है एक ऐसे मेटल की सरफेस पे जिसके वर्क फंक्शन की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? What will be the final kinetic energy? As you all can see, this is going to be equal to 14 electron volt. तो तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है डबल नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग मोर देन डबल। अभी इससे ज्यादा बेटर वे में समझा नहीं पाऊंगी, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके तुम्हें बता दिया कि जब तुम एनर्जी को डबल कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग मोर देन डबल, ठीक है। नेक्स्ट जरा सा देखो। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके से ये सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट मेटल से d डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। तो जिस रेट से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे निकल रहे हैं इट इज इक्वल टू n, मतलब जिस रेट से फोटॉन्स गिर रहे हैं मेटल की सरफेस के ऊपर दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी वैल्यू है E। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम इस डिस्टेंस को आधा कर देते हो। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम इस डिस्टेंस को आधा कर देते हो। हमेशा याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी तुमने क्या किया है, अभी तुमने डिस्टेंस को आधा कर दिया। अभी तुमने क्या किया, अभी तुमने डिस्टेंस को आधा कर दिया। तो डिस्टेंस को आधा कर दिया तो इंटेंसिटी तुम्हारी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो इंटेंसिटी अगर तुम्हारी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई ना, तो समझो इस चीज को कि पहले अगर n रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे दैट वाज बिकॉज n रेट से फोटॉन्स फॉल कर रहे थे। अभी इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो 4n टाइम्स के रेट से फोटॉन गिरेंगे और 4n रेट से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये वाली वैल्यू आ गई 4n। अभी एनर्जी के ऊपर अगर मैं टिप्पणी करूं तो यार तुमने इंटेंसिटी को ही चेंज किया है, ठीक है। जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उसको, उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया बिकॉज द सोर्स ऑफ द लाइट इज स्टिल सेम। सो जो लाइट यहाँ से आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी इट इज स्टिल सेम, उसकी जो वेवलेंथ है इट इज स्टिल सेम। दैट इज द रीजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा, एज यू ऑल कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अभी तुम्हारे पास ये है कि अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो बस निकालना सीखो, बाकी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने को नहीं आएंगे, आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बढ़िया बात है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुमसे यहाँ पर पूछा हुआ इसका मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो समझो एनर्जी ऑफ द फोटोन आइंस्टाइन की इक्वेशन से इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। So this can be written as equal to mc multiplied by c. So I can say energy of a photon can be written as equal to momentum of a photon multiplied by the speed of light. Energy of the photon can also be written as equal to hc divided by lambda. So hc divided by lambda can be written as equal to momentum of a photon multiplied by the speed of light. तो तुम्हारे पास आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इज गोइंग टू गिव यू द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन,
ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशनशिप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो तुम्हारे पास आ गया एनर्जी ऑफ द फोटोन इज मोमेंटम ऑफ द फोटोन मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंसिडेंट एनर्जी 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ की वैल्यू तुमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट चलो इसको बाद में करते हैं, एक बार ग्राफ को भी बाद में करते हैं, ग्राफ अभी हमने किए नहीं। मैं चाहती हूँ एक बार ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट तुम्हारा पहले क्लियर हो जाए। अभी देखो आगे जो क्वेश्चन है मीडियम कैटेगरी में, मीडियम टू डिफिकल्ट, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, ये मेटल है। ठीक है, ये मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन W0 ले लो तुम लोग। तो पहले जब वेवलेंथ लेमडा गिर रही थी, इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल V था। अब दूसरा फोटोन गिर रहा है जिसकी वेवलेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेमडा है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 है। तो तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल निकालना है इन द टर्म्स ऑफ लेमडा। तो दो इक्वेशन लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं ना, दो केसेस गिवन है, दो इक्वेशन लिखो। पहली इक्वेशन आ गई, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। ये मैंने वर्क फंक्शन को लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी E मल्टीप्लाइड बाय V। बताया ना मैंने तुम्हें कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V वोल्ट है, मतलब उससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी V इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी E मल्टीप्लाइड बाय V। जाओ, ठीक है, तो ये मैंने पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखा, अब दूसरे वाले के इक्वेशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो अब की बार इंसिडेंट लाइट तुम्हारे पास ये है, ध्यान से देखना, अब की बार इंसिडेंट लाइट तुम्हारे पास ये है, वर्क फंक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा। अब की बार स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारे पास V/4 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा EV डिवाइडेड बाय 4। EV डिवाइडेड बाय 4, एक बार जरा सा देखिए। अभी तुम्हें लेमडा नॉट निकालना है, लेमडा नॉट निकालना है, V का चक्कर कहीं भी इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, V का चक्कर कहीं भी इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। तो बस फिर डायरेक्टली तुम सॉल्व करो ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, स्टेप नंबर 2 इक्वलाइज कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वलाइज कर दो ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा HC बाय लेमडा माइनस HC बाय लेमडा नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2HC डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 4HC डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट। अब ये मत बोल देना कि सॉल्व नहीं कर सकते। 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2 बाय लेमडा माइनस 4 बाय लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट को लेमडा से लेमडा की फॉर्म में निकाला जा सकता है। ये तो तुम्हारी मैथमेटिक्स है, विच आई एम वेरी श्योर, जिसके अंदर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है बच्चों। तो अब की बार वेवलेंथ गिर रही है लेमडा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 म्यू नॉट है। तो जब वेवलेंथ गिरे 2 टाइम्स ऑफ लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट हो, तो तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है इन दी टर्म्स ऑफ लेमडा। दो इक्वेशन लिखिए, ये तुम्हारे पास इंसिडेंट एनर्जी है, देखो ये तुम्हारे पास इंसिडेंट एनर्जी है, ये तुम्हारे पास वर्क फंक्शन है इन दी टर्म्स ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 म्यू नॉट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 3 म्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 3 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास 3 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय E जॉल है। सो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई 3E म्यू नॉट। दूसरे वाले केस के लिए इक्वेशन लिखो। तो अब की बार यहाँ पर जो तुम्हारे पास इंसिडेंट एनर्जी है वो इतने वेवलेंथ की है, थ्रेशोल्ड में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया। अब की बार स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी E टाइम्स ऑफ म्यू नॉट नहीं V नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी E टाइम्स ऑफ V नॉट होगी। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा हुआ है, तो रिलेशनशिप तुम्हें लेमडा नॉट निकालना है, लेमडा की टर्म्स में E नहीं आना चाहिए, V नॉट नहीं आना चाहिए। तो अब की बार क्या करोगे, इस केस को स्टडी करो और तुम लोग देख पा रहे हो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे इक्वलाइज किया जा सकता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना बी डूइंग हियर। तो मेरे पास आ गया HC डिवाइडेड बाय लेमडा minus HC divided by lambda naught will be equal to 3HC divided by 2 times of lambda minus 3HC divided by lambda naught.
तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास आ गया 1/λ माइनस 1/λ0 इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाई λ0. सो दिस इज सॉल्वेबल ना. ये देखो ये तुम्हारे पास सॉल्वेबल है, बड़े आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो दो केसेस गिवन है, दोनों को अलग अलग तरीके से स्टडी करोगे. एक और देखो, ऐसे बहुत फेमस टाइप के क्वेश्चन है, बड़े पूछे जाते हैं. ठीक है, ये देखो ई एनर्जी गिर रही थी तो काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. अभी जब 1.2 ई की एनर्जी गिर रही है तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब की बार वर्क फंक्शन पूछा हुआ है तो जो भी है हम क्या करेंगे, सिचुएशन को स्टडी करेंगे. पहली सिचुएशन देखो, ई एनर्जी गिरी है ना, ई एनर्जी गिरी, वर्क फंक्शन तुम्हें निकालना है. तो ई एनर्जी गिरी, वर्क फंक्शन की वैल्यू इतनी है. काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ ई जूल. ठीक है, गॉट इट. आगे तुम्हारे पास 1.2 ई की एनर्जी गिरी, वर्क फंक्शन सेम रहा. अब की बार तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ ई. अभी तुम्हें वर्क फंक्शन निकालना है इन द टर्म्स ऑफ ई, तो निकाल लो ना. देखो सिर्फ सिचुएशन स्टडी करो कि मैं अपनी ये वाली इक्वेशन को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 8 से डिवाइड कर दूं. देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से डिवाइड कर दूं और इसके इक्वलाइज कर दूं. क्यों? क्योंकि जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर रही हूँ ना, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास 0.8 टाइम्स ऑफ ई नहीं आ रहा, 0.5 टाइम्स ऑफ ई आ रहा है. तो 0.5 टाइम्स ऑफ ई नीचे, 0.5 टाइम्स ऑफ ई ऊपर. तो तुम्हारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ जाती है दैट ई माइनस डब्ल्यू नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12 को मैं लिख सकती हूँ एज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10. 12 तो सोचो ना, 12 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये वाली वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 16 हो जाती है. 12 डिवाइडेड बाई 16 मतलब 3/4. यहाँ पर आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ ई, है ना. वर्क फंक्शन देख लो, तो वर्क फंक्शन आ गया तुम्हारे पास -5 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8. दिस कैन बी सॉल्व्ड. ठीक है, अभी ये तुम्हारा डब्ल्यू नॉट सॉल्व किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ ई. एक ही मतलब डब्ल्यू नॉट को एक साइड ले लो, ई को दूसरी साइड ले लो और आराम से बैठ के इसको सॉल्व करो. नेक्स्ट तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर एनर्जी गिर रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है. अब जब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है. रेशियो बिटवीन V1 एंड V2 निकालना है, निकाल लो. एनर्जी गिरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. ठीक है, तो जो पहले वाले केस में तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी निकली है उसकी वैल्यू आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी एमिटेड है. दूसरे वाले केस को स्टडी करते हैं. एनर्जी गिरी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसे मेटल के ऊपर जिसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहां से जो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे वाले केस में, इट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप क्या यहाँ पर नहीं देख पा रहे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टॉपिंग पोटेंशियल ना. तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि भाई अगर पहले वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी एमिट हो रही है और दूसरे वाले केस में जो एमिट हो रही है, इफ दैट रेशियो इज 1/4 देन दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी दी रेशियो ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो तुम्हारे पहले वाले केस में है डिवाइडेड बाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो तुम्हारे दूसरे वाले केस में. ठीक है, तो आई एम होपिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट तुम लोगों को अभी समझ आ चुका है. लेट अस डू सम ग्राफ्स नाउ. ठीक है, लेट अस डू सम ग्राफ्स, फिर बाद में रह जाएगा तुम्हारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला कंसेप्ट. सो वी हैव कंप्लीटेड 70% ऑफ द चैप्टर 1 घंटे में. मैं ये चीज बोल रही थी तुम लोगों को जिसमें तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे कि मैकेनिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा बिकॉज देर आर so many number of questions that can be asked. It is not true for modern physics. Modern physics is very to the point बातें हैं. इस चैप्टर में है क्या, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि वेव इज शोइंग पार्टिकल नेचर, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट द पार्टिकल इज शोइंग वेव नेचर. 2 टॉपिक है तुम्हारे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, तो इसमें क्या कहाँ दिक्कत बताओ. अभी लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स. ठीक है, लेट अस डिस्कस सम important graphs related to photoelectric effect.
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर डी ब्रोगली, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कितना छोटा सा क्यूट सा चैप्टर। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले वाला ग्राफ देखना, रुको हाँ अपने फेवरेट कलर्स चूज कर लूं। मजा आ गया, आज सच में मैं डिप्रेस हो जाती अगर, मतलब एक तरीके से देखो तो बाधा तो आई ही थी हमारी क्लास में, बट फीलिंग लो इज फाइन बट स्टेइंग लो इज नॉट फाइन, ठीक है। फीलिंग demotivated is fine but staying demotivated is not fine. Feeling overwhelmed is fine but staying overwhelmed is not fine. तो वो था 5 से 10 मिनट का फेज अभी मेरे दिन में भी, जब हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, बट इट इज़ ऑलवेज अबाउट मूविंग ऑन, नो। इट सीम्स सो लाइट, आई फील सो लाइट नाउ नोइंग कि 1 घंटे 9 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इतना प्यार से मैंने पढ़ा दिया है, और छोटा सा भी चैप्टर तुम्हारा रहता है, फटाफट से अपलोड कर दूंगी इसको 11 साढ़े 11 बजे के बीच में, है ना। चलो, लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डोंट वरी, ये जो दिक्कत है सिर्फ आज और कल में होगी, ठीक है। वेडनेसडे को मैं वापस चली जाऊंगी, वेडनेसडे को हमारी क्लास नहीं होती है, और फिर जब मैं घर होती हूँ तब कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। और एक और प्रॉमिस, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता ना, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलना है, ठीक है। आई कैन नॉट टेक द रिस्क, आई एम जस्ट, सब मेरी वजह से है, दूसरों के ऊपर क्या थोपे, क्या इंटरनेट इशू, हैड आई बीन एट माई प्लेस ये इशू नहीं होता। सो आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दिक्कत जो तुम आज और कल फेस करोगे, ठीक है। सो प्लीज कॉपरेट गाइज, है ना। चलो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले आ जाता है इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में, ठीक है। तो ये तो चिंगे पुंगू है, ये देखो यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी ले ली, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ले लिया, यहाँ पर मैंने फोटो करंट ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटो करंट उतना ही ज्यादा आएगा जितनी तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, तो ग्राफ बन जाएगा ये। आई एम होपिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाला ग्राफ आ जाता है तुम्हारे पास बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखो मैं ग्राफ बनाती हूँ, तो ये आता है तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये, तुम जिसको रोकना चाह रहे हो वो इलेक्ट्रॉन है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो तुम फ्रीक्वेंसी को 0 से शुरू करो, तो तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, मान लो पहले फ्रीक्वेंसी 0 है, एमिट ही नहीं हुए इलेक्ट्रॉन, एमिट ही नहीं हुए इलेक्ट्रॉन तो रोकोगे किसे। फिर तुमने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाई, बट इट वॉज लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुए, तो रोकोगे कैसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टिल 0। अब बाद में आई तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, stopping potential is still 0. So only when the frequency is greater than the stopping potential will the electrons be emitted, और तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में आ पाएगा, ठीक है। तो इसको ना हम इस तरीके से शो कर देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ आ गया कुछ इस तरीके से। देखो ये जो तुम्हारे पास ग्राफ आएगा, ये जो तुम्हारे पास ग्राफ आएगा, कलर दूसरा लेना पड़ेगा, ये ग्राफ आ जाएगा तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आया ही नहीं, ठीक है। बिटवीन दी काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ले लूँ, चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ले लूँ या फिर मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए ले लूँ, हमेशा मेरे पास इसी तरीके का ग्राफ आएगा। तो एज यू ऑल कैन सी, पहले इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुए, तो ये कौन सा रीजन है, ये वो वाला रीजन है व्हेन द फ्रीक्वेंसी is either equal to or it was lesser than the threshold frequency, इलेक्ट्रॉन ही नहीं एमिट हुए, ठीक है। फिर इसके आगे वाला रीजन वो है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एमिट होंगे। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अभी तीसरा एक बार जरा सा देखिए, तीसरे वाले ग्राफ फेमस सा ग्राफ है, देखना। अब की बार मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ ना
कि यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी ले ली, देखो ना, यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी ले ली, यहाँ पर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया जो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं देखो कैसे कैसे बनाती हूँ। सो दिस इज फॉर वन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज फॉर वन सोर्स ऑफ लाइट, तो ये पहला सोर्स है। उसी तरीके से दिस इज फॉर अनदर सोर्स ऑफ लाइट, तो ये मेरे पास इस तरीके से दूसरा सोर्स है। और दिस इज फॉर थर्ड सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज फॉर थर्ड सोर्स ऑफ लाइट। अभी तुम्हें टिप्पणी करनी है यहाँ पर कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने ऐसे प्लॉट कर दिए हैं, अभी तुम लोगों को इनके ऊपर कमेंट करना है। तो यहाँ पर जरा सा देखो कि अगर मैं यहाँ पर पहले वाले और तीसरे वाले की बात करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर पहले वाले और तीसरे वाले की बात करूँ, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड थर्ड सोर्स ऑफ लाइट हैव सेम इंटेंसिटी, हैव सेम इंटेंसिटी। सेम इंटेंसिटी का मतलब दोनों केस में सेम फोटो करंट मिलेगा, दोनों केस में तुम्हें सेम फोटो करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट वाले के लिए ज्यादा नेगेटिव है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द फर्स्ट वन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फर्स्ट वाली लाइट एक ऐसे मेटल सरफेस के ऊपर जाके गिर रही है जिसके वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। तो आई कैन से यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वन के लिए है इट इज ग्रेटर देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो तुम्हारे थर्ड के लिए है, पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार 1 और 2 के बीच में, अब बात करते हैं एक बार 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 को देखो तो यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी कि जो इंटेंसिटी 1 की है वो ज्यादा है, ठीक है। जो इंटेंसिटी 1 की है इट इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी जो तुम्हारे पास यहाँ पर सेकंड के लिए है। इसका मतलब क्या कि जो तुम्हारे पास पहले वाले केस में फोटो करंट है वो ज्यादा है, पहले वाले केस में जो तुम्हारे पास फोटो करंट है वो ज्यादा है, दूसरे वाले केस में जो फोटो करंट है वो कम है। पहले और दूसरे वाले का सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सो बोथ ऑफ देम हैव सेम एनर्जीज एंड आर फॉलिंग ऑन द सेम मेटल, ठीक है। आई कैन से बोथ हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोथ हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब बोथ हैव सेम एनर्जी, both have same energy and are falling on the same metal, and are falling on the same metal. I am hoping this makes perfect sense to all of you. ठीक है, चल अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें करना था ना, ये वाला क्वेश्चन एक बार जरा सा देखना। तुम्हें स्लोप पूछा हुआ है दैट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है, तुमसे पूछा हुआ है विल दी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ चेंज अगर तुम मेटल के अंदर चेंज लेके आओ। तो एक बार जरा सा स्लोप निकालते हैं कि स्लोप होगा क्या, ठीक है। चल आ जाओ एक बार जरा सा स्लोप निकालते हैं इसका। सो स्लोप कैन बी रिटन एज इक्वल टू जो चीज y एक्सिस में है डिवाइडेड बाय जो चीज तुम्हारे पास x एक्सिस में है, ठीक है। अगर मैं ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट और नीचे प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो नीचे h मल्टीप्लाइड बाय म्यू आ जाता है जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी एनर्जी है। ऊपर आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। उसी तरीके से स्टेप नंबर 2 देखना, अभी मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था। अभी अगर मैं ऊपर चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर चार्ज को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे चार्ज को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय ई मुझे काइनेटिक एनर्जी दे देता है कि नहीं देता। तो ये आ गया एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय ई। सो द स्लोप इज गोइंग टू बी गिवन बाय h by e. So the slope is going to be given by h by e. स्लोप कहां से तुम्हें पता लगेगा, स्लोप तुम्हें h by e से पता लगेगा। So slope of this graph is going to be given by h by e, which is Planck's constant divided by charge on the electron, which is going to be same for all the metal surfaces. So will the slope of the graph change with the change in the metal? It will not. अब आ जाओ डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, ठीक है। अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड। तुम लोग यकीन नहीं कर रहे थे ना, मैंने तुम लोगों को बोला था छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। मैकेनिक्स अलग है भाई, ठीक है, तो मैकेनिक्स में तो टाइम लगेगा, मॉडर्न में नहीं लगेगा। अभी देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ,
तो अभी हमारा एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक चीज सीखी है, और वो चीज क्या सीखी है कि अगर तुम्हारे पास किसी भी तरीके की वेव है, जैसे कि लाइट की बात करूं तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ना, स्टिल हम उसका पार्टिकल नेचर डिफाइन कर पा रहे थे, हम बोल पा रहे थे एनर्जी इज मेड अप ऑफ एनर्जी, सॉरी द लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये देखा कि एक वेव किस तरीके से पार्टिकल नेचर शो कर सकती है। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से देखेंगे कि किस तरीके से तुम्हारा एक पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकता है। तो यहां पर ये है कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, मान लो तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जिसके मोमेंटम की वैल्यू है, जिसके मोमेंटम की वैल्यू है p, जो p का मोमेंटम पोजेस कर रहा है, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होगी जिसकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है, जिसकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल नेचर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव नेचर। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो तुम्हारे पास मोमेंटम है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वेवलेंथ, या फिर मैं बोल सकती हूँ दिस वेवलेंथ इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। जब तुम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके आते हो तो वो तुम्हारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो तुम्हारे पास आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ is going to be equal to Planck's constant divided by momentum of the particle, जिससे associated de Broglie wavelength तुम लोग यहाँ पर निकालना चाहते हो। बस this is your de Broglie wavelength, that if there is any particle having possessing a momentum of p, ठीक है, तो मोमेंटम है, मास से रिलेटेड है, तो पार्टिकल से रिलेटेड है। इस पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जो वेव नेचर होगा उसकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है, जो इस इक्वेशन से आती है। तो अभी समझना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात करूं, या फिर मान लो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करूं, तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो जिसका मास बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन से मोमेंटम विल बी वेरी लार्ज। तो अगर तो सोचो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम 1 भी है ना तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर है, ठीक है। तो आई कैन से अगर तुम लोग मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से डील करो ना तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, इसीलिए हम इसको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं। दैट इज द रीजन डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम सब तभी पढ़ते हैं जब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आता है। जब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आता है तब यू विल बी एबल टू डिफाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जैसे एक प्रोटॉन के लिए, जैसे एक न्यूट्रॉन के लिए, जैसे ड्यूट्रॉन के लिए, जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए, जैसे एक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो टी टेम्परेचर के ऊपर है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी है और वो मस्त हिल डुल रहा है, ठीक है। तो अभी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को अलग अलग तरीके से लिखना सीखेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन और टाटा बाय बाय। बोला था ना, इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है ना, बिकॉज देर हैज बीन सो मेनी टाइम्स दैट आई टेल यू दैट द चैप्टर कि इतनी देर में करा दूंगी, इतनी देर में करा दूंगी, बट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम एंड इट वाज नॉट माय फॉल्ट, इट वाज मैकेनिक्स। आई गॉट like really I need to get this thing inside their my student heads, ठीक है। तो वो और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर तो मॉडर्न फिजिक्स में तो सारी चीजें कन्फाइंड है। तो अभी समझो मोमेंटम को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी रिटन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मोमेंटम। क्या पता ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की वजह से आया हो, क्या पता मोमेंटम का रेशियो ना गिवन हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ ले तुम्हें, ठीक है। तो वो वाले केस में काइनेटिक एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू भी लिखना आना चाहिए कि क्या पता काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन हो। तो मोमेंटम कैन बी रिटन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी। क्या पता ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो एक क्यू चार्ज ने v के पोटेंशियल से एक्सिलरेट होके गेन करी है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mq multiplied by the accelerating potential. So there are many ways in which you can write down the de Broglie wavelength, ठीक है। तो अभी तुम इसको काफी चीजों के लिए डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर सकते हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो अभी मान लो अगर मैं एक तो अभी मैं ये वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना।
अभी मैं यहाँ पर फिलहाल ये वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहती हूँ कि मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है विच हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ वी ए, तो बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी इट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। फिर नीचे आ गया तुम्हारे पास अंडर रूट में 2 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31। फिर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पर तुम्हारे पास दिस मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, ये बहुत बड़ा हो गया ये, इसीलिए तुम इसको एज इट इज याद रखोगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन will be equal to 12.27 angstrom divided by under root of the under root of the accelerating potential। हाय हाय, ऐसे उड़ क्यों गया ये, रुको अच्छे से लिखूंगी, सॉरी बट बहुत भद्दा लग रहा था ये। ठीक है, सो दिस वुड हैव बीन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, एक बार जरा सा देखो, है ना। नीचे आ गया तुम्हारे पास अंडर रूट में 2 times the mass which is 9.1 into 10⁻31। ठीक है, चार्ज 1.6 into 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाय वी ए। ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए एज सच फॉर्मूला मैं बच्चों को याद करवाती हूँ विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। एज सच फॉर्मूला याद कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। बाकी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लें कि एक इलेक्ट्रॉन है, तुमने उसको इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या एसोसिएटेड होगी, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इसके लिए मैंने निमोनिक, प्लीज निमोनिक्स पे कमेंट नहीं करना, ठीक है। तो एक्चुअली में 14 फरवरी थी, ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रही थी, सोचो मतलब शाम के टाइम में, है ना। तो तब ये निमोनिक्स वगैरह मैंने बना के रखे थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज द ओनली नेगेटिव चार्ज जिसकी एक्सपेक्टेड होती है तुम्हें कि तुम्हें इक्वेशन पता हो। तो तुम्हारे पास ये निमोनिक बनाया था मैंने, एक तो बिना फुल स्टॉप, तो ये फुल स्टॉप आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। एक तो बिना फुल स्टॉप, तू साथ रहे वरना नेगेटिविटी आती है। तो ये सिर्फ मेरी ट्रिक्स हैं, तुम्हें चाहिए हो तो ले लो, नहीं चाहिए हो तो पूरी की पूरी इक्वेशन रटो, मैंने बता दिया कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो एक तो बिना फुल स्टॉप, तू साथ रहे वरना नेगेटिविटी आती है। दिस इज हाउ यू आर गोना मेमोराइज दिस इक्वेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अभी अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन के लिए भी सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि तुमसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन, ठीक है, एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन जिसको तुमने वी ए के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। तो इतना सारा कौन करेगा, तो हम सीधा सीधा इसको बोलते हैं प्रोटॉन टू आइंस्टाइन छी। ऐसा क्यों, इसको प्रोटॉन को आइंस्टाइन से क्या खुंदस थी, इसको खुंदस ये थी ना कि आइंस्टाइन ने सारा का सारा ध्यान दे दिया फोटॉन को, प्रोटॉन को पूछा ही नहीं, तो प्रोटॉन गॉट इन्फ्यूरिएटेड, तो प्रोटॉन बोलता है आइंस्टाइन को, सो प्रोटॉन टू आइंस्टाइन छी। ठीक है, एक बार जरा सा देखिए, ये आ गया प्रोटॉन टू आइंस्टाइन छी। फिर बाद में आ जाता है तुम्हारे पास न्यूट्रॉन, ठीक है, फिर बाद में आ जाता है बच्चों तुम्हारे पास न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन के केस में ना तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में पूछेंगे, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज है नहीं तो तुम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को डिफाइन भी नहीं कर पाओगे। सो देयर इज नथिंग एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ड्यू टू अ न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता कि अगर तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है और अगर तुम उसको इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराते हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितने एसोसिएटेड होगी। तो ये वाले केस में तुम लोगों को एनर्जी दे देंगे और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में दे देंगे। तो ये जो ईके है ना, दिस ईके कैन बी रिटन इज इक्वल टू charge on the मतलब 1.6 into 10⁻⁻19 multiplied by the energy in the electron volt, समझे। तो यहाँ पर फिर तुम्हारे पास बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में सेम फॉर्मूला बन जाता है ना, बिकॉज मास ऑफ द प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। तो तुम्हारे पास आ जाता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हारे न्यूट्रॉन से एसोसिएटेड होगी इट विल बी 0.286 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा अंडर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेम फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर प्रोटॉन में तुम डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ले रहे हो, और मैं न्यूट्रॉन में अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी ले रही हूँ इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर बाद में बच्चों आ जाता है तुम्हारा ड्यूट्रॉन। फिर बच्चों आ जाता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, ठीक है, जिसके पास दो प्रोटॉन्स होते हैं, जिसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है 2 प्रोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन्स है, चार्ज आ गया इसके ऊपर 2 टाइम्स ऑफ ई, इसको एक्सेलरेट करा सकते हो, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन को मान लो अगर तुम कभी भी एक्सेलरेट कराओ और तुमसे पूछ लिया जाए कि इतने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दिया, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ड्यूट्रॉन, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ड्यूट्रॉन का भी मेरे पास एक निमोनिक है, दैट ड्यू टू शून्य ट्रॉमा आई एम स्ट्रॉन्ग। ड्यू टू से ड्यूट्रॉन याद आ जाएगा, तो ड्यू टू लगा दो, शून्य ट्रॉमा आई एम स्ट्रॉन्ग, ये तुम्हारे पास एक निमोनिक है जिसकी हेल्प से तुम ड्यूट्रॉन के लिए सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से बच्चों फिर आ जाता है तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल कौन है? अल्फा पार्टिकल इज द बाप ऑफ ड्यूट्रॉन। मतलब एक तरीके से देखो, ड्यूट्रॉन पे दो के पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल से एसोसिएटेड है, इट विल बी हाफ ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ जो ड्यूट्रॉन से एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का देखो डिनोमिनेटर में, देखो ना, डिनोमिनेटर में मास भी है, चार्ज भी है। अभी जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है दैट इज ऑल्सो ट्वाइस देन दैट ऑफ द ड्यूट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो मास है दैट इज ऑल्सो ट्वाइस देन द मास ऑफ द ड्यूट्रॉन। तो तुम्हारे पास नीचे तुम्हारा डिनोमिनेटर अंडर रूट 4 के फैक्टर से बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा 2 के फैक्टर से बढ़ गया ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल विल बी हाफ ऑफ दैट एसोसिएटेड विद द ड्यूट्रॉन, ठीक है। एक बार जरा सा देखिए। उसी तरीके से एक तुम्हारे पास आ जाता है गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ड्यू टू अ गैस मॉलिक्यूल जिसके मास की वैल्यू m है और t टेम्परेचर के ऊपर है, और t टेम्परेचर के ऊपर है। अभी तुमसे पूछा जाएगा कि बता दो भाई कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, निकालो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हारे पास आ जाती है कितना, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, Planck's constant divided by under root of 2 times of mass multiplied by the kinetic energy. What is the kinetic energy of a gas molecule जो T टेम्परेचर के ऊपर है? कैसे लिखते हैं हम इसको? हम इसको लिखते हैं 3/2 multiplied by Boyle's constant multiplied by the temperature, जिसकी हेल्प से तुम्हारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आ गई h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3m kb। So this is how the de Broglie wavelength depends on the temperature. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार फटाफट से क्वेश्चन करो फिर चैप्टर खत्म। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों को एक्सेलरेट कर दूं 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन लिखो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन तुम्हारे पास कितना है? प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन, charge of the proton multiplied by the accelerating potential. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल की बात करूं, सो इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों में सेम है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी दोनों में सेम है, तो तुम्हारे पास आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, charge on the alpha particle divided by mass of the proton multiplied by the charge on the proton. ये तो अब निकाल सकते हो यार कि प्रोटॉन का अगर ऑब्वियस सी बात है m मास है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये 4 टाइम्स ऑफ m हो गया। प्रोटॉन के ऊपर अगर 1 का चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 का चार्ज है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी? ये वाली वैल्यू होगी तुम्हारे पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टेम्परेचर वाला, कि तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इतने टेम्परेचर पे डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा शो कर रहा है, तो वो 927 डिग्री सेल्सियस पे कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ शो करेगा। निकालो कि अभी हमने देखा था डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर, अभी देखा ना। तो आई कैन से डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 डिवाइडेड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 विल बी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 1। क्या सब्सटीट्यूट ही तो करना है। पहले वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा है, पहले वाला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। दूसरे वाला टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या 1200 केल्विन। तो आ गया तुम्हारे पास, ये तो सॉल्व ही हो गया। लेमडा बाय लेमडा 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 और इट इज इक्वल टू 2, तो लेमडा 2 की वैल्यू आ गई लेमडा डिवाइडेड बाय 2। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से तुमसे पूछा हुआ है कि मान लो अगर तुम एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वी नो दिस कि जो तुम्हारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो समझो ना ये चीज कि अगर तुम काइनेटिक एनर्जी को 16 के फैक्टर से बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम लोग 16 के फैक्टर से बढ़ा रहे हो, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। तो डिनोमिनेटर 4 के फैक्टर से इंक्रीज करेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ 4 के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी ना। कि अगर काइनेटिक एनर्जी को तुम E से लेके 16 टाइम्स ऑफ E तक ले जाओ, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले तुम्हारे पास ये थी, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हारे पास ये है। सो दिस इज 75% डिक्रीज। सो दिस इज 75% डिक्रीज बोल सकते हो, या तो 75% डिक्रीज बोल दो, या फिर -75% चेंज बोल दो। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास ये है कि व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, अगर तुम उसको 100 के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा देते हो। तो मैंने बोला ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए तुम लोगों को जो मैंने निमोनिक्स बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज, एक तो बिना फुल स्टॉप तो साथ रहे, वरना नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी इज रिलेटेड टू एन इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली वैल्यू आ गई 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 10, सो दिस इज 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो फटाफट से निमोनिक्स रिवाइज कर ले और फिर टाटा बाय बाय, खत्म हो गया ना। देखो एक और आधे घंटे में खत्म कर दिया यार। चलो ये क्या था, एक तो निमोनिक लिख देते हैं, एक तो बिना फुल स्टॉप तू साथ रहे, वरना नेगेटिविटी आती है। ठीक है। प्रोटॉन के लिए हो गया प्रोटॉन टू आइंस्टाइन, ठीक है। ड्यूट्रॉन के लिए आया ड्यू टू शून्य ट्रॉमा आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय, ठीक है। दैट सम्स अप योर एंटायर चैप्टर। यहां से अभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये फटाफट से इफ़ यू ऑल आर इम्प्रेस्ड कि कैसे मैंने 1 घंटे 40 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नथिंग दैट आई लेफ्ट, हर बात तुम लोगों को बता दी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अभी प्रैक्टिस पेपर मैं दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो प्रैक्टिस पेपर छोटा सा सॉल्व कर लेना, और फिर 3 बजे मिलते हैं इसके ऊपर पोल बेस्ड सेशन के लिए, जिसके अंदर तुम्हें एक्चुअली में अब पता लगेगा कि हाउ ईजी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर। मॉडर्न फिजिक्स इज नॉट द वन जहाँ से तुम घबराओ। ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। डुअल नेचर खत्म। अभी कल एटम्स करेंगे, 7 बजे उठोगे, स्केड्यूल नहीं खराब करना है। मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रखूंगी, लेकिन प्रीमियर कर दूंगी 7 बजे। ठीक है, प्रीमियर कर दूंगी 7 बजे, तुम्हारे साथ बैठूंगी कमेंट सेक्शन में।
तो आई विल बी देयर थ्रू आउट द क्लास, लेकिन 7 बजे खत्म करोगे, तुम लोग अपना स्केड्यूल ब्रेक मत करो, ठीक है। और फिर बाद में कल 3 बजे फिर एटम्स के ऊपर प्रैक्टिस सेशन होगा, और फिर बाद में थर्सडे से जैसे जो चीज़ होती थी वैसे वो हम लोग अपने पुराने नॉर्मल मेथड्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। फटाफट से रेट करो क्लास को कि 10 में से तुम लोगों को ये क्लास कितनी पसंद आई है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।